नमस्कार, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवारवाद देश की राजनीति के लिए घातक है। बीएमसी चुनाव जो हुए उसमें ठाकरे परिवार को पूरी तरह से बेदखल कर दिया गया। तो ये माना जा रहा है कि बीएमसी चुनाव के बाद में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की राजनीति के लिए अब खतरा महसूस किया जा रहा है। अब जो है पश्चिम बंगाल का चुनाव किस तरह का होने वाला है, उसके बाद में जो पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के चुनाव पर होने वाला है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को क्या क्या फेस करना पड़ेगा, मायावती की राजनीति किस तरह की रहेगी, और ओवैसी को लेकर जो है अखिलेश यादव चिंतित महसूस हो रहे हैं। अभी लखनऊ में जो सांसदों की बैठक हुई उसमें असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का मुद्दा जो है वो जोर शोर से उठाया गया। अब पश्चिम बंगाल में क्या राजनीति किस तरह की होगी, ममता बनर्जी का क्या होने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह की होगी, अखिलेश यादव को किन बातों को फेस करना पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, चुनावी रणनीतिकार और चुनावी विश्लेषक ओंकारेश्वर पांडे जी। ओंकारेश्वर पांडे से हम बात करेंगे कि आखिर अब पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में किस तरह का चुनाव होगा, परिवारवाद की जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, उनको किस तरह का फेस करना पड़ेगा, क्या क्या खतरा है, क्योंकि कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने में भारतीय जनता पार्टी का वह भी साथ दे रही है। पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर अब पश्चिम बंगाल की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरह की होने वाली है, और प्रधानमंत्री जी ने जो परिवारवाद देश की राजनीति के लिए घातक बताया था, क्या कहना चाहेंगे पांडे जी? बहुत बहुत धन्यवाद चरण सिंह राजपूत जी। सबसे पहले द न्यूज़ 15 के दर्शकों को मैं अपना अभिवादन देना चाहता हूं। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। देखिए, महाराष्ट्र के चुनाव में जो रिजल्ट आए हैं वो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के फेवर में गए हैं। एकनाथ शिंदे के फेवर में कम, बीजेपी के फेवर में ज़्यादा, महायुति आप कह सकते हैं। और शरद पवार को नुकसान हुआ है, उनको काफ़ी वो हुआ है, लेकिन शिवसेना दोनों एकजुट हो गई है, बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन जो वहाँ सवाल उठे हैं वो सवाल वही उठे हैं जो 2024 के चुनाव के बाद लगातार राहुल गांधी उठा रहे हैं। वो है वोट चोरी का सवाल, वो हमारे चुनावी प्रक्रिया का सवाल कि क्यों हमारे वहाँ भी उंगलियों पे जो स्याही लगी हुई उसको मिटते मिटाते हुए देखा गया। इसके पिछले चुनाव में महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में मतदाताओं की संख्या जो बढ़ी, उस पे चुनाव आयोग का कोई क्लियर और एकदम से खंडन करने वाला कोई जवाब नहीं आया कि अगर आपके 5 साल के पीरियड में, लोकसभा चुनाव के टोटल पीरियड में, अगर आपके 46 लाख मतदाताओं की संख्या बढ़ती है और लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच के 6 महीने के पीरियड में 48 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं, ये कैसे हुए और इसका जस्टिफिकेशन क्या है, ये जवाब हमें आज तक नहीं मिला। पांडे जी, मैं बीच में रुकना चाहूँगा। ये बातें विपक्ष से लगातार सुनने को मिलती हैं, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि ये आम आदमी की भी धारणा है, यदि चुनाव आयोग और केंद्र की जो पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो चुनाव में धांधलेबाजी करती है, तो इनके खिलाफ जो है विपक्ष एकजुट क्यों नहीं हो पाता है? अक्सर देखा जाता है कि विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं आपस में उनमें मनमुटाव देखने को मिलता है, वो सारे प्रदेशों में मिलता है। आखिर ये सारे प्रदेशों में इस तरह की बातें सामने आती हैं, तो फिर इससे आखिर विपक्ष निपटेगा कैसे? हाँ, ये बहुत गंभीर सवाल आपने किया है और बहुत जेन्युइन सवाल है जो सब आदमी के दिल दिमाग में रहता है कि भाई अगर वास्तव में चुनावी प्रक्रिया में आपकी आस्था नहीं है और आपको लगता है कि वास्तव में गड़बड़ी हो रही है, जिस पे सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं, कई लोगों ने, कई पार्टियों ने सवाल उठाया। बिहार में तो आरजेडी के अलावा जो दूसरे राज्यों की पार्टियां वो भी वहां गई और उन सब लोगों ने सवाल उठाया, लेकिन सवाल उठा के फिर उसके बाद बैठ गए। ये कंसेंट्रेटेड एफर्ट और कंटिन्यूअस एफर्ट वो नहीं होता। या तो आप तय कर लें कि ये चुनाव प्रक्रिया वैध है या अवैध है।
चुनाव आयोग जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार ये सवाल उठाया है कि आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते, ये एक मेजर सवाल उठाया है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग को बाकायदा कानूनों के तहत कोर्ट की सीमा से परे कर दिया है। यानी वो अधिकार दिए हैं जो शायद राष्ट्रपति को भी ना हो, कि आपको चुनाव आयुक्तों को उनके रिटायरमेंट के बाद आजीवन इम्यूनिटी दे दी गई है। अगर आप इम्यूनिटी दे देंगे, उनके खिलाफ कोई जांच ही नहीं हो सकती, तो लोग अदालत नहीं जा सकते। अब ये विपक्षी दलों पे निर्भर करता है कि आप यूनाइट हो के, एकजुट हो के आप कोई फैसला करते हैं कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हिस्सा लेंगे तो आधे मन से आधे देश की जनता को ये मैसेज होगा कि पता नहीं उन्होंने रणनीति से जीता है कि नीति से जीता है। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम के थ्रू कोई चीज की है या वोटर लिस्ट के थ्रू कोई की है। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अपोजिशन को ये तो देखना ही पड़ेगा कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी लिव्स नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई भी वो पत्थर पलटे बगैर नहीं छोड़ते। अगर उनको छोटे दलों से तालमेल करना है, कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि AIMIM जैसे लोगों को, पार्टियों को खड़ा किया जाता है, ओवैसी को, ओवैसी खड़े होते हैं। और जहां जहां खड़े होते हैं, बिहार में भी देखा है लोगों ने कि बीजेपी को उसका फायदा हुआ, दिल्ली में भी देखा उसका फायदा हुआ है। तो वो क्यों खड़े हो रहे हैं अलग? और वो जाहिर है AIMIM भी कह सकता हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमने कोशिश की आरजेडी और कांग्रेस से तालमेल की, इन लोगों ने हमारे साथ तालमेल नहीं किया। चीजें दोनों तरफ हैं। कईयों पे आरोप है कि सरकार ने एजेंसियों का हवाला दिया और एजेंसियों के दबाव में उनको अपने पक्ष में किया। ये तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन आज के मौजूदा माहौल में जो चीजें पहले दूसरे विषयों पे आती, जैसे आपने कहा परिवारवाद का मसला तो लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि परिवारवाद एनडीए के जो एलाइज दल हैं या बीजेपी के ही जो पार्टी के लोग हैं, उनके कितने लोग परिवार के लोग चुनाव में लड़ रहे हैं? पांडे जी, अभी आपने जो है विपक्ष की बात उठाई और जो चुनाव में धांधली होती है उसकी बात ये उठाई है। आप भी एक तरह से जो है जिंदगी आपकी पत्रकारिता में बीती है, आंदोलनकारी भी रहे हैं। ये माना जाता है कि यदि सत्तारूढ़ पार्टी जो है वो कोई बात मान ही नहीं रही है, एकमात्र रास्ता आंदोलन होता है। उसमें से इमरजेंसी का दौर भी आपने जो है वो जो पूरी जानकारी आपको है। तो ये विपक्ष जो है एक लाठी नहीं खाएंगे, एक डंडा नहीं खाएंगे, जेल नहीं जाएंगे। पूरे देश में यदि आप राजनीतिक पार्टी तमाम आरोप लगा रही हैं सत्तारूढ़ पार्टी पर, लेकिन पूरे देश में एक भी नेता जो है राजनीतिक पार्टी का आंदोलन के नाम पर जेल में बंद नहीं है। तो पांडे जी आखिर ये चाहते क्या ट्वीट करने से? अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव मुख्य विपक्षी पार्टी आंदोलन नहीं करेंगे। अभी महाराष्ट्र में देख लीजिए BMC चुनाव हुआ, चाहे ठाकरे परिवार हो, शरद पवार हो, तमाम जो है ये आंदोलन नहीं करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में आ जाइए, सारे लोग जो है संघर्ष करना नहीं है लेकिन जातीय आंकड़े के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। आखिर ऐसे क्या बदलाव हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल जायज है, लेकिन ये भी देखना होगा आपको कि इंडिया गठबंधन के दलों ने समय समय पर सवाल को उठाया है, चाहे महाराष्ट्र में उठाया हो, बिहार में उठाया हो, कई और चीज़ों को लेके उठाया हो। दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि अब जो नैरेटिव्स हैं वो बहुत सारे नैरेटिव्स ध्वस्त हो रहे हैं। अब ये है कि नीतियां हमारी ध्वस्त हो जाएं तो रणनीति बची हुई है। रणनीति में हम कैसे, जब रूलिंग पार्टी कोई होती है उसके पास अथाह पावर होता है, अथाह तंत्र होता है कि किसी को अपोजिशन को डिवाइड करो और वो चीजें करो। अपोजिशन में भी एक से एक महत्वाकांक्षी राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनकी महत्वाकांक्षा कांग्रेस से टकराती है। उनको ये लगता है कांग्रेस कहीं खड़ी ना हो जाए तो वो हमारे लिए, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाए। आपने बिहार में देखा, बिहार में जो तेजस्वी यादव, जो राहुल गांधी के साथ लगातार सभाओं में, रैलियों में थे, वो बीच बीच में उनमें फर्क नजर आता था कि भाई आरजेडी उसका फायदा उठाना चाहती थी। बाद में मुख्यमंत्री पद के लिए वो अड़ गए कि हमें हमारा नाम डिक्लेयर करना चाहिए, वो किस्सा भी हुआ। फिर डिप्टी सीएम उन्होंने अपने हिसाब से, तो ये जो टकराव हो रहा, फिर उसके बाद चुनाव के नतीजे भी उन्होंने देख लिए कि चुनाव में आरोप तो एक तो पक्ष ये है कि चुनाव आयोग, ईवीएम और उसका जो सिस्टम, मैं इस मामले में बड़ा स्पष्ट हूं। आम आदमी को भी अगर जरा सा भी डाउट होने लगा है तो आपके पास सबसे पारदर्शी तंत्र खड़ा करने की व्यवस्था होनी चाहिए।
आज यूपीआई के थ्रू आप अपना बैंक मैनेज करते हैं ना, लाखों करोड़ों रुपए हर आदमी पेटीएम से यूज करता है और उस पेटीएम पे सरकार की निगाह होती है, आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। लेकिन करोड़ों करोड़ लोग यूपीआई यूज करते हैं। हमारे आधार के थ्रू उसको वोट बैंक वोटर कार्ड आई कार्ड को क्यों नहीं कनेक्ट किया जा सकता? आप आधार से कनेक्ट कीजिए। कहेंगे नहीं नहीं साहब, आधार को कई लोगों ने गलत बना रखा है। अगर गलत बनाया है तो आपने कितने लोगों को पकड़ा है? पांडे जी मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सरकार नहीं मान रही भाई आपकी बात, सरकार सुन ही नहीं रही है। तो आखिर विपक्ष जो है, आपने बिहार चुनाव में देख लिया, आप हरियाणा में देख लिया, आपने महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में देख लिया, ये लोग बातें बनाएंगे। भाई बिहार चुनाव में यदि तेजस्वी यादव को लगा कि धांधलेबाजी हुई है तो सड़क पर उतर जाना चाहिए था। ऐसे ही जो है विभिन्न राज्यों में ये लोग जो है ट्वीट के माध्यम से, बयानबाजी के माध्यम से सारे काम करेंगे। मतलब एकजुट जो है सत्ता के लिए हो जाएंगे, जनता के लिए एकजुट नहीं होंगे। अरे भाई आपको लग रहा है जनता के साथ अन्याय हो रहा है तो सारी पार्टियां क्यों नहीं एकजुट हो रही? बड़ा प्रश्न तो ये है। यही बात है कि आपके सवाल में उसका जवाब भी है। जो एकजुट नहीं हो पा रही हैं इसलिए कि उनको लगता है कि हमारा अस्तित्व तो नहीं समझ में आ जाए। लेकिन जनता इस बात से धीरे धीरे अवेयर हो रही है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, 2 दौर की यात्राएं, बिहार में करीब करीब महीना भर रह के उन्होंने हर जिले जिले वो किया। लेकिन बिहार में कहाँ फायदा हुआ? फायदा तो आपको तब होगा जब आपका सिस्टम पारदर्शी होगा। फायदा तो तब होगा जब आपके अलायंसेस सही होंगे। फायदा तो तब होगा जब जमीन तक आपके कार्यकर्ता होंगे। जहां एक पार्टी पन्ना प्रमुख तक की बात करती है, आपको भी आपके बीएलए हर जगह पर मौजूद हों और ग्राउंड लेवल तक मौजूद हों। तो आप भी स्वीकार कर रहे हैं कि विपक्ष में कहने की खामियां हैं? संगठन तो खड़ा करना ही पड़ेगा। एक बात नैरेटिव की है, दूसरा संगठन की है। आपको और मिलजुल के आपको एकजुटता तो दिखानी पड़ेगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में 2024 से है, वो एनडीए की सरकार है। वो उसने भी अपने अलायंस जोड़े हैं, ऐसे अलायंस जोड़े हैं जो वैचारिक तौर पर बीजेपी के साथ नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जो कंपैरेटिवली भारतीय जनता पार्टी की तरह हिंदुत्व की पॉलिसी फॉलो नहीं करते, वो काफी हद तक सेकुलर भी रह चुके हैं, यूनाइटेड फ्रंट में भी रह चुके हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार का जो रुख रहा है और जो मुस्लिम्स के या अल्पसंख्यकों के प्रति दोनों पार्टियों का है, वो तो इनके साथ क्लैश करता है। लेकिन एनडीए ने अपने आप के साथ जोड़ रखा है और वो एनडीए के साथ खड़े हैं। तो यूपीए को भी उसी तरह से खड़ा होना पड़ेगा। आपसी मतभेद भुलाने पड़ेंगे। आपकी जो समस्याएं हैं कि मेरा अस्तित्व रहेगा कि नहीं, तो ये आप उसको पहले देश के लेवल पे, तो अभी राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। अभी मई में और जून में 5 से 6 राज्यों के चुनाव होने हैं। इन 6 राज्यों में अन्यथा हो ये रहा है कि ये छोटे छोटे दल अपने अस्तित्व को बचाने के प्रयास में अपना अस्तित्व खो रहे हैं। आज जो तेजस्वी यादव को सीटें कम आई हैं, क्या अगली बार वो उतना बार्गेन करने की स्थिति में होंगे? नहीं होंगे। उसी तरह अगर आज अखिलेश यादव बराबर की स्थिति में और काफी उसमें बेहतर स्थिति में है 2017 के मुकाबले, लेकिन कल को अगर अलायंस से अलग हटके लड़े और गिरे तो नुकसान किसका होगा? ऐसे में लॉन्ग रन में कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा। और ये संभव है कि ये लोग एकजुट ना हो रहे हों अपने अहम की वजह से। अब ठाकरे का वो से तो नहीं रहेगा जो कल को पहले था कि महाविकास अघाड़ी में जो टर्म्स डिक्टेट करने होते थे कांग्रेस पार्टी को, इतनी सीटें चाहिए, इतना वो चाहिए, इसको लीडर आप घोषित करिए, वो धीरे धीरे खत्म होगा और फिर से अल्टीमेटली लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जैसे बीजेपी है, उसका पैन इंडिया अब पहुंच और पकड़ हो गया है। लेकिन उससे पहले तमाम दशकों से, आजादी के बाद से कांग्रेस पार्टी का है। वो उभार जब होगा तभी जाके कोई बदलाव आएगा। पांडे जी, पश्चिम बंगाल में जो है चुनाव आने जा रहा है। आप देख रहे हैं साहब, बाबरी मस्जिद की बात उत्तर प्रदेश में की जा रही है, पश्चिम बंगाल में भी की जाने लगी है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं आने वाला? पश्चिम बंगाल के चुनाव में वैसा ही पोलराइजेशन किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है जैसा बिहार में करने की कोशिश की गई है। पहले मुद्दों को देखना होगा। आपने बांग्लादेशी का मुद्दा उठाया तो सवाल सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने कितने बांग्लादेशी निकाले, अगर आपके लिए बांग्लादेशी एक मुद्दा है तो बिहार में 18 साल आप जो
बीजेपी जेडीयू की सरकार है, एक भी बांग्लादेशी नहीं निकले। चलिए एसआईआर आपने यही कह के किया कि हम बांग्लादेशी निकालेंगे, एसआईआर में कितने लाख आपने बांग्लादेशी निकाल दिए। अगर नहीं निकाले तो जाहिर है ये मुद्दा खोखला साबित होता, क्योंकि आप अगर पार्टी में हैं, सरकार में हैं, केंद्र में हैं, राज्य में हैं, बॉर्डर पे है, बीएसएफ आपके पास, तो आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर तो ये इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। और मैं वो गड़बड़ी बताता हूं कि कैसे है। देखिए इस देश में लोग आए हैं, पहले तो ये पूरा भूभाग जो है, जो पाकिस्तान से लेके और आज का बांग्लादेश, ये समूचा भारतवर्ष था ना, तो वहां से यहाँ भी आते थे, यहाँ से वहां भी जाते थे, कलकत्ता से ढाका भी जाते थे, और लाहौर से पंजाब भी आते थे, पंजाब से वहां भी जाते थे। जब ये डिवीजन हुआ दोनों देशों का और हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर हुआ, तो ठीक है, एक बड़ा चंक जो है मुसलमानों का पाकिस्तान उनको दिया गया, वो ले गए। उसमें कौन खड़े हुए? सावरकर ने टू नेशन थ्योरी दी थी, उन्हीं के आधार पर ये हुआ। तो ये खैर आज उसके 47 ये लोग तो पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। नेहरू कैसे जिम्मेदार हो गए भाई? अगर क्या सनातन के किसी पार्टी ने उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई आंदोलन किया था? क्या रोका था उनको कि मत दो? आप अपना ही घर बांट रहे हैं और कह रहे हैं इन्हें इनको दे दो, इनको ये वाला दे दो। आपने क्या उनको कहा था कि अफगानिस्तान चले जाओ? नहीं कहा था ना। आपने कहा था कि मेरा ही इलाका ले लो, मेरे घर के इस हिस्से को तुम ले लो। ये तो बंटवारा ऐसे हुआ है, ये गलत। अच्छा, आप मान के क्या चल रहे हैं जो चुनाव हो रहा है बंगाल में जी? जो पश्चिम बंगाल में जो पोलराइजेशन आप इसी आधार पे कर रहे हैं, ये वही आधार है कि जब आप हिंदुओं को कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिम्स हैं और ये हैं। आज बताइए कि बिहार में AIMIM जीत गया बॉर्डरिंग एरियाज में, जहां डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, तब सब सन्नाटा हो गया। अब तो ठीक है, अगर वहां आरजेडी जीत जाती तो नुकसान होता, या कांग्रेस जीत जाती तो नुकसान होता। तो ये पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स और फॉल्स पॉलिटिक्स जो जनता को आप बता रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, अगर घुसपैठिए हैं तो असम में आपकी सरकार है, असम में नहीं, सारी बातें ठीक है। अब ये पीछे क्यों हटना? एक मुद्दे के कंक्लूडिंग एंड पे आइए। आप बताइए 2019 में जब पहला जो NRC खत्म हुआ, NRC तो सबसे बड़ा मुद्दा था, NRC में 19 लाख बांग्लादेशी निकाले गए, उनके नाम आए कि ये डाउटफुल जो हैं वोटर्स हैं, इनके डॉक्यूमेंट नहीं है। तो अगर डाउटफुल वोटर्स हैं तो आपने उनको कितने को बाहर निकाला और क्यों नहीं निकाला? तो ये आप मान के चल रहे कि पश्चिम बंगाल में घेर लेगी भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी? मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वहाँ का जो ओवरऑल जो वहाँ का समाज है, वो समाज एक सेकुलर समाज है। वह समाज उसने जो है इस तरह के जो है कम्युनल पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया है। लेकिन आज मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का युग है, और बाकी सारी चीज़ें आपके जंत्र मंत्र तंत्र सब आप कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से मुकाबला है, ये भी देखना है कि कुछ समर्थक वहाँ एक नई बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने काली का मंदिर का भी उद्घाटन करने की बात कर दी कि वो करेंगे। तो ये पॉलिटिक्स कहाँ चलेगी? ये पॉलिटिक्स देश के, राज्य के किसी के हित में नहीं है। अल्टीमेटली आपको पॉलिसीज, जनता की पॉलिसी क्या है, हमारे मुद्दे क्या हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा कहाँ है, शिक्षा का मुद्दा कहाँ है। आज जो हम वैश्विक स्थिति में फंसे हुए हैं, एक मजबूत राष्ट्र तभी आगे बढ़ेगा जब हम शिक्षा पर काम करें, रोजगार पर काम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कभी इन मुद्दों पे क्यों नहीं चर्चा करती कि हम नैनो टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे, हम दुनिया को उस लीग में पहुंचाएंगे, हम अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाएंगे। हम कहते तो हैं कि दुनिया के 4 बड़े मुल्कों में शामिल है, 4 बड़े मुल्कों में शामिल है, तो 4 बड़े मुल्कों की तुलना में हमारा पर कैपिटा इनकम है क्या, आमदनी है क्या? नहीं है तो उसको बढ़ावा देने का उपाय कर रहे हैं क्या? पेट्रोल की कीमत जो उस समय 60 रुपए थी तो बड़ी मुश्किल थी, आज 100 रुपए के ऊपर आ गई है, तो बड़ा हम सहज भी। ठीक है पांडे जी, अभी मालेगांव में जो है एक मुस्लिम राजनीति को लेकर बड़ी प्रयोगशाला देखने को मिली। अभी जो है शेख आसिफ जो है वहाँ पर उसकी इस्लाम पार्टी, उससे गठबंधन किया ओवैसी ने, और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, मनसे, NCP, समाजवादी पार्टी सबको पछाड़ दिया। तो क्या इस तरह की प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकती है? क्योंकि जो विधायक जो बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा उठाया जिस विधायक ने, उससे ओवैसी के गठबंधन की बात चल रही है। तो पश्चिम बंगाल में क्या ओवैसी जो MC चुनाव, जो BMC चुनाव में, नगर निगम चुनाव में महाराष्ट्र में जो करिश्मा ओवैसी ने किया है, तो क्या पश्चिम बंगाल में इस तरह करिश्मा देखने को मिल सकता है ओवैसी का?
देखिए, ये कहना मुश्किल है कि ओवैसी को वहाँ कितना मिलेगा नहीं मिला। महाराष्ट्र का सिनेरियो डिफरेंट है, वहाँ का सिनेरियो डिफरेंट है। ये ज़रूर है कि जब हम कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते हैं, जब आप हिंदू हिंदू करेंगे तो वो मुसलमान मुसलमान करेंगे, वो सिख सिख करेंगे, वो ईसाई ईसाई करेंगे, कोई और आप ब्राह्मण करेंगे तो वो दलित करेंगे, या आप दलित करेंगे तो वो ब्राह्मण करेंगे। ये जो काउंटर पॉलिटिक्स है, कम्युनल पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसी से तो हमको ऊपर उठना होगा। जब हम कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो इसका मतलब किसको बंटने के लिए कह रहे हैं और किसको कटने के लिए कह रहे हैं? हिंदुस्तान को बंटने के लिए किस कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? तो हमारे थॉट प्रोसेस ही इसी तरह के आ रहे हैं कि सत्ता में बैठ के भी हम इसी तरह का बात कर रहे हैं। भारत एक था, एक है और एक रहेगा, तो फिर हम किसको ये डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे? किससे बटोगे? चलो यूपी पर ही आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये माना जा रहा है कि असुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद मिलने जा रहे हैं, और अखिलेश यादव जो है, जो लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें आई, 37 सीटें, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरने की एक रणनीति चल रही है उसमें। तो उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव आप किस रूप में देख रहे हैं? चुनौतीपूर्ण है। देखिए, पहले तो 312 था बीजेपी का, जब 2017 के चुनाव में 312 सीटें थी। तो 2017 से उसके बाद तो राम मंदिर भी बना, उसके बाद तो बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, तो 312 से और ऊपर जाना चाहिए था ना बीजेपी को। वो घट के 222 पे कैसे आ गई? तो पहले तो आप पिछला फिगर देखिए। इसका मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और वो तब हो रहा है जब हमने ये पॉलिटिक्स की है। यूपी को हमने हिंदुत्व के पॉलिटिक्स की लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसको खारिज कर दिया है। आप जिस इलाहाबाद प्रयागराज में संगम की बात करते हैं, वो संगम नदियों का जो मिलन है, वो गंगा जमुना सरस्वती, वह तो हमारी तहजीब का वास्तविक और नेचुरल मिलन है। वहां पे जब आपने कहा कि मुसलमानों को हम अपने उसमें नहीं आने देंगे, ठीक है, मेला क्षेत्र में नहीं आने देंगे, ठीक है, एक पॉलिटिक्स हुई। लेकिन जब भगदड़ हुआ तो इलाहाबाद की उन गलियों में उन्हीं अल्पसंख्यक लोगों ने हिंदुओं को आश्रय दिया, उनको अपने साथ अपने घरों में रखा। तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब की संस्कृति उत्तर प्रदेश की। अच्छा पांडे जी, पीडीए की बात आप कर रहे हैं। पीडीए तो ये जब अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं धर्म की राजनीति करने का, अखिलेश यादव जो है समाजवाद को भूल गए हैं। समाजवाद की परिभाषा एक लाइन में गैर बराबरी का विरोध है। तो पीडीए तो एक तरह से जातिवाद की राजनीति भी, क्या कहेंगे? सवाल ये है कि आप किसी एक तबके को लेके चलेंगे तो वही होगा जैसे अलग अलग। आप फिर तो बीजेपी पे भी आरोप नहीं लगा सकते हैं कि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। आप पीडीए की राजनीति करके दलितों, पिछड़ों और बाकी ओबीसीज की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक दलों को जनता के कल्याण के लायक, देश के कल्याण के लायक नीतियां और उस तरह के वो बनाने चाहिए जो नहीं हो रहा है। आप समाजवाद की बात करेंगे तो समाजवाद की उस परिभाषा से आपको वो चुनाव में उतरना होगा और रीडिफाइन करना होगा। आज की युवा पीढ़ी को बताना होगा कि हमारा समाजवाद ये है, और उसमें आप किसी भी तबके को छोड़ेंगे तब तो आप में और एआईएमआईएम में या किसी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज में क्या फर्क रहेगा? कि इस देश की जो संविधान है हमारा, वो संविधान सेकुलर संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जो सबों की वो देता है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें हर तबके के लोग नहीं हो। क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़े नहीं हैं, कि दलित नहीं है, कि ब्राह्मण नहीं है, कि दूसरी जातियों के लोग नहीं है, कि हिंदू नहीं है, कि मुसलमान नहीं है, कि सिख नहीं है, कि ईसाई नहीं है? तो आप सबको कैटर करने वाला यही अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से है, यही अपेक्षा समाजवादी पार्टी से है और यही कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी को भी अपना एक नए सिरे से वो रखना पड़ेगा कि ये चीजें हम करना चाहते हैं। अच्छा पांडे जी, उत्तर प्रदेश में जो असुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के मिलने की बात चल रही है, यदि ये लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तब उत्तर प्रदेश का चुनाव किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, उसका कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा कि अगर वो ये कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की होगी कि वो अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ कर लें। अब ये उनका वोट बैंक मुझे लगता नहीं कि तालमेल होगा, लेकिन अगर वो ये जो चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे दलों के साथ वो तालमेल करते हैं तो एक सर्टेन वोट
वो काट सकते हैं, लेकिन अभी तो उनका ही अपना नहीं है। देखिए, जब मैं बड़े साफ तौर पे कहना चाहता हूं कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिटिकल नैरेटिव अगर ध्वस्त हो गया, तो वो विश्वास जनता में खत्म हो गया, तो आप किसी से भी तालमेल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक समय बहुजन समाज पार्टी कितनी स्ट्रांग पार्टी बीजेपी उसमें उत्तर प्रदेश में रही है, मायावती कितनी स्ट्रांग लीडर रही हैं, लेकिन जैसे ही जनता को एहसास हुआ कि नहीं, आपने अंदर खाने समझौता कर लिया है, आप हमारे उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो जनता ने उनको नकार दिया, शून्य तक पहुंचा दिया। तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि आप अपने सिद्धांतों को छोड़ देंगे, और जो सिद्धांत जनता ने आपसे अपेक्षा किए हुए हैं कि आप बात तो हिंदुत्व की करेंगे, और अगर दिल्ली में आप तालिबान के साथ नजर आएंगे, तो ये कौन सा वो है। आप कहें सौगाते ईद भेज दो मुसलमानों को, हम सौगात भी भेजेंगे, फिर हम कहेंगे कि कपड़ों से भी पहचाने जाओ। तो दोहरा आप राजनीति के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनता ये दोहराव जो है वो पसंद नहीं करती। उसको एक चीज पसंद आती है कि जो आप कहें वही करें। कथनी और करनी में जहां जहां भी फर्क होगा है, सूनर और लेटर, आज तो आप मीडिया आपके पास है, सोशल मीडिया आपके पास है, डिजिटल वॉलंटियर्स आपके पास हैं, तो आप चीज को, लेकिन नैरेटिव को आपको स्टैंड रखना पड़ेगा ना कि हम पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा खड़ी कर रहे हैं, तो वो उस पटेल ने तो हम पे बैन लगाया था। तो ठीक है पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे ओंकार पांडे जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनका भी ये मानना है कि पार्टियों को विचारधारा की राजनीति करनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, तो विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कहीं ना कहीं जातिवाद पर उतर आई हैं। फिर से एक नई शख्स के साथ रूबरू होंगे। फिलहाल के लिए जो हम लोग जो इस समय विराम देते हैं। नमस्कार।